नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। बैठिए। दीप्ति, जी सर। दीप्ति ये ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या है? सर ये अलंकृत गार्डनिंग है। इसमें सर किसी भी स्थान को सजावट करने के लिए किया जाता है। उसके साथ ही वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा स्वस्थ हो सके, उस उद्देश्य से की जाती है। किस तरह के प्लांट्स यूज करती हैं? सर मैं करती हैं आप ये? यस सर। कहाँ करती हैं ये? सर घर में मैं इंडोर गार्डनिंग करती हूँ ये। फोलिएज जो प्लांट्स होते हैं पत्तेदार, उनको मैं घर में लगाती हूँ। सर उससे कहीं से ट्रेनिंग ली इस तरह की आपने? नहीं सर, ये मेरी जनरल हॉबी है एक। अच्छा, और ये क्या है? प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। सर ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। सर ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि दिन भर में हम जिस भी चीज के या किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उससे हमें कुछ भी सीखने को मिलता है या वो हमें कुछ भी सपोर्ट करता है, उसके प्रति सर ग्रेटिफिकेशन प्रकट करना, उसके प्रति आभार व्यक्त करना। सर इससे कृतज्ञता का गुण विकसित होता है। उसके साथ ही सर रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, सर हम दिन भर में जो भी करते हैं उसको एक जर्नलिंग करना है। उसको हमने क्या गलत किया है, हमारी भावनाएं कहाँ पीक पे चली गई, उससे हम सीखते हैं हमने क्या गलतियां की हैं। ये सब विश्व में यूनिपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी, आपकी राय में क्या है अभी के समय? यस सर। सर वर्तमान में अगर विश्व व्यवस्था को देखें तो सर मल्टीपोलर वर्ल्ड है एक, जिसमें कुछ शक्तियों के मेजर पावर्स के साथ भी भारत की स्थिति भी है, उसमें जो है बढ़ रही है। पोल को कैसे डिफाइन करेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे? यस सर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर सर ध्रुव को देखें तो सर मेजरली आपका जो इकोनॉमी से सर होता है, सुपर पावर का जो कंसेप्ट है। जैसे विश्व युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और यूएसएसआर दो मेजर पावर थी सर। एक तो सर विनिमय दर जो है उससे डिसाइड होता है, दूसरा इकोनॉमिक आपका पावर आपकी कैसी है उससे, तीसरा सर बाकी अन्य देशों पे आपका नियंत्रण कैसा है, चौथा सर आपका डेमोक्रेटिक जो है उससे भी सर डिसाइड होता है। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। आपने विनिमय दर की बात कही, आईएमएफ की जो भूमिका है और डब्ल्यूटीओ की जो भूमिका है। यस सर। डब्ल्यूटीओ के लिए भी एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। यस सर। है ना? यस सर। तो दोनों फंक्शंस को मर्ज कर दिया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ शुड बी गिवन दैट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट फ्रॉम आईएमएफ। ये कैसा अरेंजमेंट होगा? यस सर। सर एक्सचेंज रेट के मामले में आईएमएफ की भूमिका अभी वर्तमान में है। सर डब्ल्यूटीओ का जो मेन मैंडेट था सर, वो व्यापार को रेगुलेशन करके है। लेकिन सर मुझे लगता है कि अभी जो व्यवस्था है आईएमएफ के पास होना चाहिए, क्योंकि सर एक्सचेंज रेट जो है दुनिया के व्यापार को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए जरूरी है। सर अगर एक ही इंस्टीट्यूशन में पावर दी जाएगी तो उससे सर कहीं ना कहीं एक मोनोपोली भी क्रिएट होती है। ऐसा नहीं लगता कि डब्ल्यूटीओ सबसे लोकतांत्रिक संगठन है आईएमएफ की तुलना में? ज्यादा लोकतांत्रिक है? सर कुछ मायनों में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां डब्ल्यूटीओ संस्था में भी विद्यमान है। जैसा कि भारत के व्यापार को लेके प्रतिबंध देखने को मिलते हैं डब्ल्यूटीओ में। तो हिंदी साहित्य आपका विषय है। यस सर। अच्छा, हिंदी में पहली बार कौन सब बड़े नेता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया, कब दिया? हिंदी में नेता ने हिंदी भाषा में जाकर उन्होंने वहां पर बात की, उसके पहले किसी ने नहीं किया था। सर विवेकानंद जी। विवेकानंद जी को नेता मानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो हिंदी साहित्य आपका विषय है ना। कौन कौन से देश में हिंदी बोले जाते हैं? सर हिंदी जो है भारत के पड़ोसी देशों में भी, पाकिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में, कुछ अन्य देश भी है जैसे सर फिजी, त्रिनाद, टोबैगो, ये कुछ देश है सर, उनमें भी हिंदी प्रचलन है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए हुए हैं?
सर गल्फ कंट्रीज की यात्रा पे, इथियोपिया और इथियोपिया गल्फ में है। सर हम्म, सॉरी सर इथियोपिया के साथ में ओमान की यात्रा की है अभी। अच्छा ओमान सर गल्फ कंट्री है। अच्छा, चलो दीप्ति ये बताओ कि महिला वर्ल्ड कप भारत ने जीता। यस सर। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी तो नहीं है, यस ड्रॉप सर। आउट्स भारत में सबसे ज्यादा है, बिहार और राजस्थान में ही। इस पर क्या असर पड़ेगा? इस क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं के जीतने से महिलाओं के सामाजिक प्रतिष्ठा या आर्थिक समायोजन पर क्या असर पड़ेगा? यस सर, जैसा कि सर हाल ही में वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार ये खिताब जीता है, उससे सर महिलाओं पे जो असर पड़ेगा, सबसे पहला सर ये है कि एक प्रेरणा मिलेगी। जो महिलाएं ड्रॉप आउट हो रहा है लड़कियों का राजस्थान में भी और भारत में भी अगर देखें तो। दूसरा सर ये है कि अदर जो क्षेत्र है सर उनमें भी बढ़ावा मिलेगा, जैसे शिक्षा के साथ ही सर आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं को जो उनके लेवल पे काम कर रही है उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि महिलाएं भी जो है अगर वो सतत प्रयास करें तो अपना स्थान हासिल कर सकती हैं, विश्व स्तर पे भी पहुंच सकती हैं। सर ड्रॉप आउट को अगर लेके बात करें तो सर स्कूल्स में सर अवेयरनेस के चलते ना खेल जो भावना है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। उसमें लड़कियां अगर बाकी अन्य खेलों में भी कम उनका हिस्सेदारी है तो वो भी बढ़ाई जा सकती है सर इससे। अच्छा, हरियाणा उसका बगल का स्टेट है, हरियाणा में खेल की बड़ी प्रवृत्ति है। यस सर। और बहुत सारे मेडल भी हरियाणा की लड़कियां ये लड़के भी जीत के लाते हैं। यस सर। राजस्थान तो उससे कई गुना बड़ा है, राजस्थान में क्यों नहीं है? यस सर हरियाणा से अगर राजस्थान का इस संबंध में तुलना करें तो सर हरियाणा में खेल संस्कृति जो है बचपन से ही स्टार्ट होता है। वहाँ पे सर एक जो जैसा राजस्थान में देखने को मिलता है कि लड़कियों को लड़कों से थोड़ा सा सर कमतर आंका जाता है, उसका सर कारण पितृसत्तात्मक मानसिकता है सर, वो हरियाणा में भी है। लेकिन खेल भावना को प्रोत्साहन करने के लिए वहाँ पे लड़कियों और लड़कों में ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता सर। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, हरियाणा में सर इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान से कहीं बेहतर स्थिति में है। तीसरा सर सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है राजस्थान में अभी भी, जैसा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान जो है अभी थर्ड स्थान अच्छा, पे है। ठीक है दीप्ति, तुम अगर एसएसपी हो अपने डिस्ट्रिक्ट की, बीकानेर की, जोधपुर की, कहीं की, और ये पता चलता है कि तुम्हारा जो एक सबॉर्डिनेट है, स्टाफ जो है, वो निरंतर अपनी पत्नी को पीटा करता है और ये खबर आप तक आती है, आपका निर्णय और आपका क्या डिसीजन होगा? इस आपका एक बहुत ही क्लोज वफादार जो आपका पीए है वो ऐसा करता है। यस सर इस संबंध में मेरा जो डिसीजन होगा सर वो होगा कि उनकी पत्नी की तरफ से मैं उनको समझाऊंगी कि वो पोश एक्ट के तहत जो है एलसीसी में कंप्लेंट उसकी सर्वप्रथम दायर करे ताकि उन पे जो एक्शन लिया जा सके। क्योंकि सर जो घरेलू हिंसा है सर किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं की जा सकती, चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट करे या आपका कोई भी मित्र या कोई भी करे, तो सर उसके तहत आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है दीप्ति। सर दीप्ति, विकास का जो मॉडर्न मॉडल है, यस सर, और पर्यावरण को लेकर जो चिंता है, इसमें एक विरोधाभास है। मैं पूरा मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो विकास की अवधारणा है वो अवधारणा प्रकृति हंता है, और दूसरी तरफ हम सम्मेलन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, प्रचार करते हैं, पर्यावरण को लेकर चिंतित होते हैं। तो क्या पर्यावरण को बचाने के लिए विकास की कोई वैकल्पिक अवधारणा विकसित करनी होगी? वो क्या अवधारणा हो सकती है? विकास का कौन सा मॉडल होगा जिसमें प्रकृति भी बची रहे और विकास भी संभव हो? यस सर इस संबंध में मेरा ये मानना है कि सर चूंकि पर्यावरण हमारा जो उसके बिना हमारा विकास अधूरा है, तो सर इस चुनौती को टैकल करने के लिए सर सतत और समावेशी विकास सर अच्छा विकल्प है। सर हमको जो भी हम आर्थिक रूप से या
इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, उसमें पर्यावरण को क्या नुकसान होगा उसका सर्वप्रथम आकलन किया जाना चाहिए। उस संबंध में सर नीतियों को उससे अलाइन करना चाहिए। जैसा सर पर्यावरण आकलन के जो नियम हैं उनको सर्वप्रथम देना चाहिए सर। उसके साथ ही जो हम डिकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। तो क्या अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है या दिया जाना चाहिए? सर कुछ तो किया गया होगा ना? यस सर। सर वर्तमान में संपूर्ण वैश्विक समुदाय में इस चिंता पे जो है कंसर्न है। भारत भी इस संबंध में कई सारी पहल कर रहा है। सर उन्हीं पहलों को आगे जो है अधिक इनोवेशंस के साथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, है। मैं एक थोड़ा गहरा दार्शनिक सवाल पूछ रहा हूँ यस सर। कि पूरी आधुनिक सभ्यता में मनुष्य की धारणा उपभोक्ता की है कि एक आदमी है और ये भोग करेगा और ये इस्तेमाल करेगा और चाहे पर्यावरण का कुछ भी हो। मॉडर्न सिविलाइजेशन में मनुष्य की अवधारणा को बदलने का कोई प्रावधान है कि आदमी उपभोक्ता नहीं है बल्कि वो चेतनशील है और आदमी का होना प्रकृति के संतुलन पर निर्भर है। तो जब तक मनुष्य की धारणा नहीं बदलेगी तब तक तो ये बाहर मरहम पट्टी वाला मसला है, फर्स्ट एड है। यस सर। तो क्या कोई ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी हिस्से से आवाज आए कि मनुष्य उपभोक्ता नहीं है बल्कि इस पूरी पृथ्वी का और पूरे पर्यावरण का एक बहुत केंद्रीय कैरेक्टर है? यस सर। जिसकी परिभाषा बदलने की जरूरत है। यस सर। सर इस संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है मिशन लाइफ करके। सर वो भी इसी संकल्पना से जुड़ता है कि हम प्रकृति का हम जो है अनिश्चित मात्रा में उपभोग नहीं कर सकते। हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसको कंजर्व करने का हमारा भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो पा रहा है? यस सर। इस संबंध में सर प्रगति हालांकि धीमी है, लेकिन सर चूंकि हम ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं इस संबंध में अवेयरनेस के थ्रू और जनता में सर एक पर्यावरण शैली को लाने के लिए सर काउंसलिंग की जरूरत है ताकि सिविक सेंस विकसित हो सके। प्रदूषण को लेके भी ऐसा है जैसा कि सर प्लास्टिक पोल्यूशन हम बंद करें, उनको वो रियल लाइफ में उतरना चाहिए, उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। नमामि गंगे परियोजना की लेटेस्ट पोजीशन क्या है? कितना बजट है, कितना खर्च हुआ है, कितनी सफाई हुई है, कितनी रह गई है? सॉरी सर, डेटा मुझे नहीं पता है संबंध में। ठीक है। ये दीप्ति आप बताएं, एक लेडी सिविल सर्वेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या एडवांटेज है? यस सर। सर लेडी सिविल सर्वेंट के लिए वर्तमान में कुछ चुनौतियां देखी जा सकती है। जैसा कि सर वर्तमान में ये है कि एक तो उनका पार्टिसिपेशन कम है, तो सर उसको कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं के संबंध में ये है। सर दूसरा ये है कि कई बार सर सुरक्षा चिंताएं हैं वो ऑफिसर्स को लेके भी है कि आपका जो कार्यस्थल पे भी आपके साथ कोई ऐसी हिंसा ना हो जाए। सर वो एक चुनौती है, वो उसको टैकल किया जाना चाहिए, वो किया भी जा रहा है। सर तीसरा जो महिलाओं के संबंध में देखें तो सर अभी अच्छा, एडवांटेज बताएं, कोई एडवांटेज है? यस सर। सर महिलाओं के संबंध में एडवांटेज देखें तो लेडी सिविल सर्वेंट, मेरा ये मानना है कि सर इमोशनली रूप से कनेक्ट हो सकती है। धरातल के लेवल पे अगर देखें तो सर समस्याओं को ठीक से समझना। दूसरा ये है कि सर वल्नरेबल्स पे अधिक ध्यान दिया जा सकता है महिलाओं के माध्यम से। तीसरा एडवांटेज ये है कि सर समाज में जो है अन्य लोगों को भी उनके माध्यम से प्रेरणा दी जा सकती है। आप एक डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज हैं, सिविल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो पुलिस में और जेल में जो विमेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको हैंडल करना है, आप क्या क्या करना चाहेंगे जो आपके पावर्स में है? सर आप एक बार प्लीज सवाल। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंचार्ज हैं, डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज हैं, आपके जिले में एक पुलिस डिपार्टमेंट भी है और एक जेल डिपार्टमेंट भी है, जहाँ पे विमेन को देख के काफी इश्यूज हैं जो है पुलिस में भी हैं और जेल में भी हैं। तो पहले तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और उसको कैसे आप उसको टैकल करेंगे? यस सर। जैसे पहले जेल का बताएं। सर जेल के संबंध में जो इश्यूज अभी मैं सोच पा रही हूँ, सर एक इशू ये है कि महिलाओं को सर कुछ भूमिकाओं में कमतर आंका जाता है।
जो उनके उच्चाधिकारी हैं उनको रोल जो फील्ड लेवल के जो नहीं, जो जेल में जो शोषण हो रहा है, जो उनके साथ बदसलूकी हो रही है, जो विमेन जो यूटीपीज हैं, जो प्रिजनर्स हैं, यस उनका जो है आप कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्या कर सकती हैं? यस सर। सर इस संबंध में कुछ जो नियम है अभी वर्तमान में भी उनको लागू किया जाना चाहिए। दूसरा सर उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए कि डर के वजह से सर वो बोल पा रही है या नहीं, उनके साथ जो शोषण हो रहा है सर, काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सर जो स्टाफ कर्मचारी हैं मेल मेंबर्स, उनमें सर एक संवेदनशीलता करने के लिए प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने तो चाहिए अब ठीक है, अगर मान लीजिए आप कभी पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस में चौकी जाने का मौका मिला है आपको? नहीं मिला नहीं है? सर। ओके। आपने देखा होगा दूर से, यस तो आपको लगता है कि पुलिस जो है महिलाओं को लेके ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। यस सर। तो कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे कि महिलाओं को वहाँ पे सुरक्षा मिले पुलिस से और उनके प्रति अन्याय जो है, कोई महिला अगर पुलिस में जाती है तो उनको न्याय मिले? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहला कदम ये है कि महिलाओं के लिए स्पेशल जो है पुलिस बूथ स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरा सर जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में भी, जो समय-समय पे होनी चाहिए सर, उसकी ऑडिटिंग भी होनी चाहिए। तीसरा सर मतलब डेटा के आधार पे सर उनको कुछ इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। चौथा सर महिलाओं के लिए वो ठीक तरह से वहाँ पे बोल पाएँ, उसके लिए सर कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स विकसित किए जा सकते हैं जिनका रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए। आपने ये सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस जो इस पे जो और लॉ है उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? अ, जो यस सर। जो हाँ बताइए। सर या आपने विशाखा दत्त का नाम सुना है? यस सर। हाँ, ये क्या है? विशाखा दत्त में बड़ा फेमस जजमेंट था। यस सर। जी। सर विशाखा गाइडलाइंस के बाद में पोश एक्ट बनाया गया था। इसमें सर महिलाओं का जो कार्यस्थल पे शोषण होता है, उनके प्रति जो हिंसा होती है, सेक्सुअल असॉल्ट, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ प्रावधान है। सर इसमें एक जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस में 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं, उनमें एक कमिटी, इंटरनल कमिटी बनाई जाती है, कंप्लेंट कमिटी। उसमें सर ऐसी कोई भी अगर होती है, वो महिलाओं को शारीरिक रूप से या फिर शाब्दिक रूप से भी या कोई चित्र दिखाकर अश्लीलता का व्यवहार करते हैं, तो उसमें सर शिकायत की जा सकती है, उसके अगेंस्ट एक्शन होता है सर। इसके अलावा सर जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 10 से कम सदस्य हैं, उनमें सर एक जिला स्तर पे एलसीसी का प्रावधान है, उसमें सर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत काम की जाती है उसमें। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या है बताइए, क्या इशू है? सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेसिकली सर जो बच्चे होते हैं अनाथ हो जाते हैं या फिर जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ मात्रा में संवेदनशील रूप से जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के बच्चे हैं सर, उनको जो समाज में कुछ लोगों द्वारा सर उनकी अवैध रूप से तस्करी की जाती है, उनको सर बंधक बना के उनका जो अनैतिक व्यापार है उसमें उनको संलग्न किया जाता है। बाल श्रम जैसी प्रथाएं, ये सबको बढ़ावा दिया जाता है। पॉक्सो के बारे में आपको आइडिया है? पॉक्सो के बारे में सुना है आपने? पॉक्सो यस सर। क्या है ये एक्ट? सर ये फुल फॉर्म क्या है पॉक्सो? या उसका कुछ प्रावधान पता है पॉक्सो का? यस सर, फुल फॉर्म सर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल असोल्ट, ऐसा कुछ सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। प्रावधान ओके, ठीक। ओके सर। आपने 2020 में अपनी बीए करी, यस मैम। उसके बाद से आप क्या कर रहे थे? आपने 2 बार ये अटेम्प्ट किया है, वो 2023 में और 24 में। यस मैम। तो 2020 से 2023 आप क्या कर रहे थे? ऐसे सर पूछ रही हूँ। सर मैम ग्रेजुएशन के बाद में मैं तैयारी कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की। अच्छा, तो 3 साल आपने वो उस टाइम कोई अटेम्प्ट नहीं लिया था? नो मैम। फिर आपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लिखा हुआ है वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन सोशल इश्यूज। यस मैम। तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी जो आपने देखी और वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है आपके यस सर। ब्यूरोक्रेट क्वालिटीज में? यस मैम। मैम सामाजिक मुद्दों से संबंधित कई वल्नरेबल सेक्शंस पे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डॉक्यूमेंट्रीज देखना। हाल ही में जो मैंने देखी है, महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम मैम है पीरियड द एंड सेंटेंस। उसमें महिलाओं को जो सैनिटरी नैपकिन की पहुंच नहीं हो पाती है, उससे संबंधित क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसको दिखाया गया है।
इसके अलावा मैम एक इंडिया अनटचेबल्स करके डॉक्यूमेंट्री है, उसमें दलितों पे क्या उनको क्या अभी भी आधुनिक युग में भी उनको क्या भेदभाव जैसे सामना करना पड़ रहा है वो दिखाया गया है। उसके अलावा मैम एक वेल्थ डिवाइड है, वो जो अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक है उनको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बात की गई है। ये जो प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, आपको किस तरह से इसका कोई आप इसको किस तरह से आप यूज कर सकेंगे अगर आप किसी भी सर्विस में आते हैं? तो कोई एग्जांपल दे पाएंगे? कोई भी जो आप सर्विस चाहते हैं। फर्स्ट आपने क्या डाली है? IAS। ओके, यस मैम। सो हाउ विल यू ब्रिंग दिस, पुट दिस टू यूज? यस जैसे जो भी एग्जांपल सर ने दिए, या कोई डिस्ट्रिक्ट में आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कोई डिसीजन लिया, तो उसको आप मतलब यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अगर वहां पर आपने कोई लड़ाई झगड़े का कोई माहौल है, वहां पर आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो कि आपके लिए इमोशनली भी भारी रहा हो, तो उसको आप कैसे उसको लॉग करते हैं? जर्नल आपने फिर आप मेंटेन करती होंगी अपना यस यस मैम। रिफ्लेक्टिव जर्नलिज्म, जर्नलिंग, सॉरी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई भी जो पोजीशन ऑफ पावर में होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, तो उनकी रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में फर्क आ सकता है सेम सिचुएशन पे? जैसे सपोजिंग राइट है, कोई राइट हो गया कोई जगह पर, तो आप एज जो भी अधिकारी आप वहां पर रहे, वहां पर आपने किया, तो क्या आपकी रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में और दूसरे जो लोग उसमें थे उनमें कुछ फर्क हो सकता है? पहली बात तो रिफ्लेक्टिव जर्नलिज्म सब लोग नहीं करेंगे, पर जो करेंगे तो तुम्हें लगता है कि डिफरेंट तरीके से उसको यस मैम। नरेट किया जा सकता है? यस मैम। मैम ऐसे किसी सिचुएशन में, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, तो इसमें मैम मुझे ये लाभ हो सकता है एक्स्ट्रा कि अगर रियोट हो जाते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन होती है उसमें मैं रिफ्लेक्ट इसको मैं लिखूंगी तो मुझे कुछ इश्यूज सामने आएंगे मेरे कि कहाँ कोऑर्डिनेशन में कमी रह गई है, मैं किन लोगों को समझा नहीं पाई हूँ, टीम मैनेजमेंट मैंने कैसे किया है, किन लोगों को अग्रिम पंक्ति में भेजा जा सकता है। मैम इनको इनसे सीख के जो अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो मैम उसका मैनेजमेंट ठीक से किया जा सकता है। इस रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में और रिपोर्ट देने में क्या फर्क होगा? आपको हो सकता है somebody might ask you कि आप इसकी रिपोर्ट दीजिए कि क्या हुआ, कैसे किया गया, उसमें क्या फर्क होगा? यस मैम। मैम रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपके मैम, सीनियर अधिकारी को आपको रिपोर्ट देनी हो यस मैम, उसमें, और जो आप पर्सनल लिखेंगे, यस मैम, क्योंकि हो सकता है आपके कोई डायलेमास रहे हो, आप कुछ करना चाहें लेकिन आपको ऑर्डर कुछ और दिया गया हो, आपकी समझ से इस तरह से होना चाहिए लेकिन आपको करना कुछ और पड़ा, ऐसा हो सकता है? यस मैम। मैम रिपोर्टिंग में ये होगा कि जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे उन पे मैं कितना वर्क कर पाई हूँ वो मैम डेटा और फैक्ट्स के साथ में दी जाएगी कि हम कहाँ सफल हुए, कितने लोग, जो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा मैम। उसमें मैम डेटा फैक्ट का जो है मेजोरिटी वो होगा, क्योंकि मैम आकलन प्रशासनिक रूप से उस पे उसके आधार पे अधिक किया जाएगा। रिफ्लेक्टिव अगर मैं करूंगी तो मैम उसमें मोर ये ज्यादा एनालिटिकल पार्ट पे होगा, डेटास पे नहीं होता है मैम। आपने काफी सारे रिस्पॉन्सेज सेक्सुअल हरासमेंट और जेंडर रिलेटेड मुद्दों पर दिए, Yes, तो ma'am. ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक कैंडिडेट से पूछा था, तो आपसे भी पूछती हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आप एक अधिकारी हैं, आप एक इम्पोर्टेंट फंक्शनरी वहाँ पर हैं और आपके ऊपर जो आपके मिनिस्टर हैं जिनसे आप अटैच्ड हैं सेक्रेटरी, वो किसी औरत का कुड बी बुर्का, कुड बी चुन्नी, कुछ भी नीचे खींचते हैं, तो आप उसको रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में कैसे उसको लिखेंगी? आप उस वक्त कुछ कर पाएंगी या करेंगी? मैम अब मैं थोड़ा क्वेश्चन में क्लैरिटी चाहती हूँ मैम। क्लैरिटी ये है कि इट इज रिलेटेड टू एन इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, किसी का बुर्का जैसे किसी ने मुंह से हटाया, ओके, तो अगर आप एज अ ब्यूरोक्रेट उस सिचुएशन में विटनेस हैं एंड जो औरत के साथ ऐसा हुआ हो वो कंप्लेन करे, एक वो है, और आपके साथ जिनके साथ आप अटैच्ड हैं वो आपको बोले कि ये कुछ खास बात नहीं थी, तो क्या हो गया, हाथ ही तो लगाया। वेरएज आप जानती हैं कि एज पर रूल, क्योंकि जो भी आपने रूल सारे पढ़े,
कि बोलना नहीं है, देखना नहीं है, Yes, ma'am. हाथ तक नहीं लगाना है, Yes, पर यहाँ ma'am. आपके सामने आपके बॉस ही हुए, उन्होंने ये किया है, तो आपका क्या एक्शन रहेगा उस वक्त? यस मैम. रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में भी क्या करेंगी और एक्चुअल एक्शन में भी क्या करेंगी, क्योंकि हो सकता है उन दोनों में भी अंतर हो। यस मैम. मैम रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग में अगर मैं देखूँ तो इसको मैं ये लिखूंगी कि ऐसा क्यों हो गया ऑफिस में, उसके कारण मैं जानने की कोशिश चलो करूंगी. वो तो आपने फिर जो हाँ, पर yes, आप ma'am. एक्चुअल क्या करेंगे एक्चुअल में उसमें? मैम मेरा जो इसमें इस संबंध में कार्रवाई होगी, अगर ये किसी भी वर्क प्लेस पे अगर ऐसी घटना हुई है, ऑफिस में ही अगर ऐसा हुआ है, तो मैम एक पब्लिक रैली को आप वर्क प्लेस समझेंगे कि नहीं फॉर अ पॉलिटिशियन? यस मैम. एंड यू आर ऑल्सो ऑन ड्यूटी अटैच्ड टू दैट पॉलिटिशियन, वो आप एक वर्क प्लेस समझेंगे? यस आपके लिए तो आप Yes, ड्यूटी ma'am. पर ही है, Yes, तो वो भी ma'am. वर्क प्लेस है। Yes, वर्क प्लेस ma'am. जरूरी नहीं है कि एक क्लोज डोर होता है, यस मैम. तो उसमें आप क्या एक्शन लेंगे? मैम क्योंकि पॉलिटिशियन है तो मेरे से उच्च अधिकारी है वो, मैम इस संबंध में क्योंकि वर्क प्लेस पे ये हो रहा है, तो मैं मेरा जो पहला ही एक्शन होगा, मैं महिलाओं को मैं ये समझाऊंगी कि वो पोश एक्ट के तहत कंप्लेंट करें. मेरी पहली कार्रवाई ये होगी. उसके अलावा मैम उनको मंत्री के लेवल पे जो मेरा एड्रेस होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मैं उनको समझाऊंगी कि आप पे ये वर्क प्लेस पे ये सब करना अनुचित है और और प्राइवेट में अलाउड है? इलीगल नहीं मैम. प्राइवेट में भी अलाउड नहीं है, क्योंकि 10 से अगर सदस्य घरेलू वर्क प्लेस में भी, घरेलू जो होता है उसमें भी अगर कोई ऐसा करता है तो भी मैम पोश एक्ट लागू होता है, उसमें भी ये अलाउड नहीं है. तो मैम वही बात है कि महिलाओं के प्रति ऐसी भी कोई भी अभद्र हरकतें किसी भी रूप में स्वीकार्य आप नहीं किसी है. डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर हैं, वहां पर जो भी आपने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पर वेल बनाया जाएगा या यहाँ पर पोर्टेबल वाटर का सोर्स होगा, सब लोग इसी से पानी लेंगे, लेकिन बहुत क्लियर लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ इसी कास्ट के लोग आ सकते हैं उस पर, बाकी कास्ट के लोग वहां से नहीं ले सकते पानी, और यही हमारी चलती आ रही है रीत। तो आप उसको कैसे यस मैम. कुछ बदलाव अगर लाना चाहेंगी तो कैसे लाएंगी? मैम क्योंकि आपको उन्हीं के बीच में रहना है, या फिर आप आएंगी और शायद चली जाएंगी तो हाँ हाँ कह देंगे और फिर उसके बाद फिर भी नहीं करेंगे, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? मैम जैसा कि आप बता रहे हैं कि और बार आप बार महिला है जैसे आप, मैं कह रही हूँ, Yes. और वहां हो सकता है वो विलेजर्स बहुत वायलेंट हो और कहें कि नहीं हम नहीं करने देंगे, हमारे यहाँ ये होता नहीं है, यस मैम. तो आप उसको क्या करेंगे? यस मैम. मैम ऐसे सिचुएशन में मेरे जो कार्रवाई होगी वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसके तहत में मैम, अगर ये ऐसा मामला है कि सिर्फ एक ही कास्ट के लोग वहाँ पे पानी ले सकते हैं, तो मैम उसके खिलाफ मेरी सबसे पहले उसके तहत कंप्लेंट में करवाने की कोशिश करूंगी. अगर ऐसा होता है कि वायलेंट भीड़ जो है ऐसा मेरे पे भी हमला किया जा सकता है, इस संबंध में मेरी अगर आप पर कोई हमला नहीं होगा, आप पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आपको Yes, हाँ ma'am. हाँ कह देंगे, लेकिन जो 2-4 लोग आए वो पानी लेना चाहें और वो Yes. अगर लेना चाह रहे हैं और उनको मना कर रहे हैं, और मैक्सिमम विलेजर्स समझते हैं कि ये सही है, उनके लिए अलग से बनाया तो हुआ है, थोड़ी दूरी तो है, 1-2 मील दूर है या 4 मील दूर है, Yes, ma'am. तो और आपके सामने नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता चल रहा है कि ये हो रहा है। मैम अगर मुझे ऐसा पता चलता है तो मैं विजिट करके उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि ऐसा करना जो है कानूनी रूप से अवैध है. ऐसा जो है किसी के प्रति भी भेदभाव करना हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति भी खिलाफ है, साथ ही नियमों का ये उल्लंघन है. पहली बार में मैं समझाऊंगी मैम. अगर ऐसी घटना मेरे समक्ष दोबारा भी आती है तो मैं कंप्लेंट का वो रास्ता चुनूंगी मैम. ठीक है, ठीक है दीप्ति, थैंक यू. थैंक यू सर. May I come in, sir? दीप्ति, जब तुम आई थी अंदर उस वक्त और अभी में फर्क है. जैसे ग्राफ ऐसे चल रहा है कॉन्फिडेंस का, है ना, या रिलैक्स होगा, जैसे बीच में बोलने में ऐसा लग रहा था तुम्हारी सांस फूल रही है, Okay. कुछ इस तरह का था. मैंने लिखा भी है, ट्राई टू बी रिलैक्स्ड, है ना, रिलैक्स होकर आंसर देना. शुरुआत में घबराहट ज्यादा थी, धीरे धीरे वो ठीक हुआ है, लेकिन वो शुरुआत से होना चाहिए, Okay. है ना. फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी ओवरऑल आंसर ठीक है, कहीं कहीं पर थोड़ा आइडियलिस्टिक लगा है आंसर, लेकिन एकदम सीधा SC/ST एक्ट पर काम नहीं कर देना है. सारे लोग अरेस्ट हो जाएं
ये कोई और सिचुएशन को खराब कर दे। सर वो पोश एक्ट चल रहा था उसमें पहले नहीं, कर ठीक तो है। उस फ्लो में आ गया। है ना, कम से कम ये हो सकता है कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनको कन्विंस किया जाए कि ऐसा किया जाए। और तुरंत मुझे याद हाँ। आया तो फिर मैंने और अगर धमकी दी जाए, डराया जाए उनको कि अगर आप नहीं करेंगे तो सरकारी कार्रवाई की जा सकती है, सख्त कार्रवाई की जा सकती है, इस तरीके से उसको थोड़ा मॉडरेट होकर उसमें आप एक और बोल सकते हैं जो लोकल एमएलए हमको भी हाँ। उनको रिक्वेस्ट कर लोकल एमएलए हो सकता है, कोई इस एरिया में काम करने वाला नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना, उसको इन्वॉल्व करके, चूंकि ये एटीट्यूड की बात है। जैसे मैम ने कहा ना कि अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि वो ठीक है उस कंडीशन में, है ना। तो दीप्ति, पूरी पर्सनालिटी और पूरा प्रेजेंटेशन बहुत डिफेंसिव है, जैसे सहना और सामना करना है, जबकि मुझे लगता है कि एंजॉयमेंट होना चाहिए। जब आप सवालों के उत्तर दे रहे हैं तो सवालों का उत्तर देना मुझे लगता है कि एक पर्सनालिटी का फूल की तरह खिलना है। आप जवाब देते समय खुशी महसूस करें, कॉन्फिडेंस हो, थोड़ा घरेलूपन का दबाव है ज्यादा पर्सनालिटी पर। और कल नींद कैसी आई, या पिता से क्या बात हुई, या फैमिली कंडीशन क्या, कुछ ऐसा मुझे लगता है कि असर है जो चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो एक तो ये है कि बहुत डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नॉलेज की परिधि है इसमें थोड़े फैक्ट्स डालो। जैसे पूछा गया, सर ने पूछा कि यूएनओ में पहला भाषण वाजपेयी जी ने दिया था, तो थोड़े जानकारी होनी चाहिए कि विवेकानंद तो शिकागो गए थे 1893 में, यूएनओ बनाया 45 में 46 में। तो थोड़े फैक्ट्स चाहिए। जब सवाल पूछा जाए तो सवाल का एरिया जो है उसमें जानकारी थोड़ी कम मुझे लग रही है। तो डिफरेंट टॉपिक्स बना करके फिर उस एरिया को कवर करो, कोशिश करो। बाकी सवाल हमारे बहुत सारे हाइपोथेटिकल हैं। जैसे अचला ने पूछा कि भाई पानी नहीं भरने दे रहे हैं, कुआं आपने सरकारी खुदवाया और पब्लिक करे कि हम नहीं करने देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप सीधे एक्ट से ही काम कर रहे हो सकता है कि आप ये करें कि हम एक दूसरा कुआं खुदवाते हैं, ऐसे भी टैकल हो सकता है। चीजें स्विच दबा के एक आग ठीक नहीं होती, चीजें प्रोसेस में भी ठीक होती हैं। ठीक है। बाकी दीप्ति सर ने जो सलाह दी, जो हिंदी लिटरेचर आपका है ना, तो हिंदी से जुड़े हुए संविधान में क्या प्रावधान है, राष्ट्रभाषा राज्य भाषा का जो विवाद है उस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। कौन से अनुच्छेद हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका लास्ट सम्मेलन कब हुआ, हिंदी को लेकर दक्षिण में फिर से विवाद शुरू हुआ। तो ये सारी चीजों पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर इस पर प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपका एक तो हिंदी भाषी है, हिंदी प्रदेश की है, हिंदी आपका ऑप्शनल है, तो वो दृष्टि आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। बाद में आपने बोला त्रिनिदाद और फिजी में हिंदी बोली जाती है, ये बाकी देशों में हिंदी पढ़ाई मूवी के कारण से फैला है। मॉरिशस मेजर है। हाँ, मॉरिशस मेजर है। हाँ, ठीक है। दीप्ति, ऐसा है कि जैसे आपने हॉबीज भी काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, ठीक है ना, तो जैसे कि आप 30-40% फंसेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता नहीं करना, चेहरे पे मुस्कुराहट जो है, हाँ, घबराना नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा आप फंस गया तो डक्का क्या होगा, ये आना नहीं है, होगा कुछ। आप जो है सो फंसेंगे भी, कुछ आंसर नहीं भी दे पाएंगे। जैसे मैडम ने आपको बहुत अच्छा पूछा था, लेकिन फिर भी जो विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर आपकी सेंसिटिविटी फुल होनी चाहिए। जैसे जेल मैंने पूछा, पुलिस पूछा, आपको एकदम क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि पुलिस में, थाने में क्या क्या अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जब कोई महिला जाती है, जेल में क्या क्या अन्याय होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जो है सब ठीक है।
और घबराना नहीं है। बाकी यू आर अ गुड कैंडिडेट, आप में पोटेंशियल है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज। देखिए, फर्स्टली आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं हुआ। जैसे सर ने बोला, डिफेंसिव ही नहीं, मुझे लगा आप बहुत ही भीगी बिल्ली की तरह मीक सी एक अच्छी लड़की, अच्छी वुमन कैंडिडेट बनने की शायद कोशिश कर रही थी। यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू कम्युनिकेट समथिंग। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत सॉफ्टली अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो एक फोर्सफुल आंसर लगता है। अग्रेसिव भी नहीं होना है, लेकिन इट हैज टू बी अ लिटिल बिट मोर, एक आप में कॉन्फिडेंस जो है वो दिखना चाहिए, वो शायद दिखा नहीं। कुछ तो सर्टनली ऐसे थे जो क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा कि नॉलेज आपको गैदर करना है। पर सबसे ज्यादा मुझे इसी पर लगा कि आप अपने आप को बहुत अच्छा या तो व्यतीत करना चाह रही हैं, तो आप बिल्कुल दबी दबी से आंसर दे रहे हैं। एंड एज सर सेड, अगर किसी के कुछ भी लाइफ में उस दिन, या हो सकता है इंटरव्यू से 1 घंटा पहले या 6 घंटे पहले कुछ भी हुआ होता है, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ कंप्लीटली। जैसे कि डॉक्टर होता है, क्लिनिकल वे से सर्जरी करने जाता है, दिस फॉर यू इज लाइक अ सर्जिकल एक्सरसाइज। यू नो, दोज 20 मिनट्स और 40 मिनट्स वो आपके लिए इतने हैं कि एक सारी जिंदगी आपकी डिटर्मिन होनी है। तो तब आप वो सारा जो भी बैगेज है वो आप लेके नहीं जा सकते। आज कुछ ऐसा मुझे भी महसूस हुआ कि देयर इज समथिंग जिससे आप जो भी और दुनिया भर परेशान है, ऐसा नहीं है कि आप ही है। अगर हैं तो, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज जो मैंने जिसके बारे में पूछा था आपसे, वो आप शायद जवाब उसके थोड़े से उस पर वर्क कर लीजिए। ये जो आपने हॉबीज लिखी हैं, मैं नहीं कहूंगी कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूनिक है, डिफरेंट है, पर ऐसी यूनिक है और ऐसी डिफरेंट है कि जरूर आपको इन पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आपको इनको एज अ स्ट्रेंथ दिखाना है। इट शुड नॉट लुक लाइक अ फ्रिवलस थिंग। ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि ये तो ऐसे, ये तो सब औरतें करती हैं, सजावट कर लेती है, फूल पत्ते कर लेती है। यू हैव टू शो कि ये मेरी नॉलेज इसमें यूज होगी। इसको जो एक माइक्रो आपका इंटरेस्ट होता है, उसका मैं मैक्रो लेवल पे किस तरह से उसका यूज कर सकती हूँ, उसको एज अ स्टार्टअप मैं विमेन को विलेजेस में उनको दिखा सकती हूँ कि एज अ बिजनेस एंटरप्राइज में उनके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, तो मैं इसका इतना ज्यादा आजकल तो बहुत सारे हाउस होल्ड्स में, और प्लांट्स का तो वैसे ही ज्यादा एनवायरमेंट के हिसाब से वो है। तो कुछ ना कुछ एक कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना, वो आपको करना बहुत जरूरी है। इवन जो मैंने आपको जर्नलिंग का पूछा था, वो आप बोलिए कि ये मेरा स्किल बहुत काम आएगा, बिकॉज इससे मेरे को फोकस, इससे मेरे को रिफ्लेक्ट करने का, इन द सेंस कि आगे मेरे को क्या एक्शन में शायद कोई रिवीजन लेना, ये मेरे को फायदा होगा कि मैं जो करती हूँ रिफ्लेक्ट, बिकॉज रिफ्लेक्सिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो कोई भी कुछ भी अपने आप को जैसे हीरो का दिखाते हैं, अगर आर्मी ऑफिसर से पूछिए, जो आर्मी की मूवीज बनती हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, हमें परमिशन चाहिए होती है टू वील्ड द इवन पुलिस ऑफिसर्स फॉर दैट मैटर। ऐसे नहीं है कि उठा के अपनी गन किसी को भी कर दिया। तो जब आप रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग करती रही हैं पर्सनल लाइफ में, तो इन द प्रोफेशनल लाइफ इस चीज का मैं कैसे आगे इसका यूज कर पाऊंगी, वो आप सोच के रखना, सो दैट अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप एज एन एड ऑन वैल्यू एडिशन दिखाएं। है ना? बाकी सब ठीक है। गुड, चलो, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।